बताओ भाई, पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली श्रेणी। हाँ हाँ, पर्वत श्रेणी। पहले पालघाट की जोड़ना तो श्रेणी पर्वत श्रेणी नहीं बोलते क्या? बताओ सीक्वेंस क्या है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आके जहाँ मिलते हैं उसके बाद नीचे तीन चार पर्वत की श्रेणी है। 3 पर्वत की कौन सी? रसमलाई, अन्नामुड़ी। देखो इंग्लिश में देखो मोदी किसने बोला था? अन्ना मोदी। अन्ना मोदी। अभी किसने बोला था? अन्ना मोदी बोला। अन्ना मोदी। चलो आज अपन लोग की शुरुआत करेंगे। आज से अपन लोग उन चीजों को, सारी चीज जो आपने पढ़ चुके हैं उसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे पहले डालेंगे, उल्टा पढ़ेंगे, है ना, यहाँ से। ठीक, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण भारत का क्या है? और प्रायद्वीप क्या होता है? तीनों और एक तरफ से खुला भूमि से जुड़ा। ठीक है। अगर हम हमारे भारत के नक्शे को देखें, प्रायद्वीपीय पठार की अगर मैं बात करता हूं तो वो ऐसा कुछ हमारा भारत का नक्शा देखने को मिलता है। ये है हमारा भारत का ऐसा कुछ नक्शा। ठीक है, ये है हमारे भारत का प्रायद्वीप सेक्शन। ठीक, इसी में अगर मैं प्रायद्वीप की बात करूं तो वो जो है कुछ इस प्रकार से फैला हुआ है। जिसको हम त्रिभुजाकार आकृति कहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ फैला हुआ है। ठीक है, डिटेल में अगर हम जाएंगे, डायग्राम बढ़िया बनाते चलेंगे सब लोग। यहाँ पे मिलती है आपको नीलगिरी की पहाड़ी, उसके नीचे फिर क्या मिलेगी आपको? अन्नामलाई, फिर अन्नामुड़ी, फिर पहाड़ी। आज तैयार रहो, कोई गाना सुनाएगा आज लास्ट में कि नहीं? आधा गीत सुनाना है तुम्हें आज। दर्द दिलों के तुम हो जाते, मैं और तुम दोनों मर जाते। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो दक्षिण का पठार है, इसमें भी हमको 2 सेक्शन में इसको पढ़ना चाहिए कभी। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे तोड़ देता हूँ तो ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका उत्तर हो गया। तो ये वाला जो है ये कहलाता है आपका दक्कन ट्रैप। ये है एक्चुअल में दक्कन ट्रैप, राइट? नीचे वाला। और ऊपर वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम 2-3 सेक्शन में इसको पढ़ सकते हैं। जैसे इधर वाले क्षेत्र को बात करें हम, ये मालवा गुजरात से लगा हुआ है, ये आपका क्या है? मालवा का पठार। मालवा पठार हो गया वाला। ठीक है, ये इधर पे आप देखेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको? छोटा नागपुर। आप जानते हैं भारत का रूर कहा जाता है इसे? भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं इसे, पता है क्या है?
ये वाला जो है यहाँ पे आपका जानते हैं आप जर्मनी का एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र है, बड़ा बहुत ही फेमस क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज्यादा अयस्क मिलता है। अभी लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो। फिर ऐसा वाला क्षेत्र यहाँ पे आप बीच में देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपको ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा, ये वाला देख लो पहले, ये वाला कहलाएगा आपका बघेलखंड। बघेलखंड जानते हैं आप? छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र लगा हुआ है, बालाघाट सिवनी हमारा जो लगा हुआ है ये बघेलखंड में पाई जाता है थोड़ा बहुत। और यहाँ का जो क्षेत्र बचेगा आप जानते हो छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य वाला क्षेत्र आप जानते हैं, दंडकारण्य। ऐसे पठार के रूप में आपको इसको डायग्राम बनाना चाहिए। तो एक सीक्वेंस दिखता है कभी, है ना? जब आप पढ़ाते हैं या आप पढ़ते हैं तो सीक्वेंस के रूप में आपको चीजें स्पष्ट दिखना चाहिए। बना लो डायग्राम पढ़िए। ये है आपका डेक्कन ट्रैप का पठार। और पेपर में मैच से राइटिंग करेंगे, बहुत ज्यादा हौच-पौच नहीं करना है, राइट? ऐसा एकदम साफ सुथरा बना देना, जो जो चीजें पूछे बस उसको मेंशन करना है, ढेर वाली चीजें नहीं बनाना। बन जाएगा तो बताना। सबका यस सर। इधर पीछे बन गया। चलो ये तो बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं इस दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये हालांकि पेपर में नहीं आएगा, ये वाला जो है ये पेपर में नहीं आएगा। उत्पत्ति कैसे लिखते हैं यार, ऐसा लिखते हैं ना, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति है, इसका निर्माण कैसे हुआ। कल की क्लास में मैंने आपको दो थ्योरी बताया था। एक थ्योरी ये कि कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी का उद्गार भी आपने देखा था दो प्रकार का होता है, एक केंद्रीय उद्गार जिसको छिद्रनुमा उद्गार बोलते हैं, ठीक, एक होता है क्षैतिज जो ऐसे ऐसे करके टूटता है, इसी को हम बोलते हैं दरारी उद्वेलन। तो ये आपका केंद्रीय नुमा, केंद्रीय उद्गार, ये कहलाता है आपका दरारी उद्गार। अब केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार में जब ज्वालामुखी निकलती है, उसका जो लावा निकलता है, क्योंकि छोटा सा छेद आप जानते हैं बहुत प्रेशर से निकलेगा, तो प्रेशर से निकलेगा तो निकलते जाएगा निकलते जाएगा निकलते जाएगा, तो क्या बना देगा, पहाड़ बना देगा, पर एक ही जगह से निकलेगा। और ये दरारी उद्भेदन वाले में जो है, इसमें आप देखेंगे कि केवल एक जगह से ना निकल के ये पूरे से आड़े चौड़े क्षेत्र में निकलते जाएगा, दरारी उद्भेदन चौड़े चौड़े क्षेत्र में निकलते जाएगा। अब जो इसमें जो लावा निकलता है, उस लावा की क्वालिटी के हिसाब से भी चीजें देखी जाती है। जैसे ये जो लावा है, अगर इसमें सिलिकॉन की मात्रा अगर ज्यादा है तो स्वाभाविक सी बात ये गाढ़ा होगा बहुत ज्यादा, ये गाढ़ा होगा तो जम भी जल्दी जाएगा। अगर इसी लावा में आप देखिए, मान लो यहाँ से कोई लावा निकला और इसमें अगर लोहा की मात्रा ज्यादा है, आयरन की मात्रा ज्यादा है, तो ये कैसा रहता है, पतला, और पतली चीज फैलती ज्यादा है, जमेगी कम फैलेगी ज्यादा, फिर बाद में सूख के बनेगी फिर वो। तो दक्कन ट्रैप के दक्षिण के पठार को लेके ये एक विचारधारा ये है कि यहाँ पे कोई ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा, और ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ है वो केंद्रीय उद्गार ना होकर कैसा हुआ है, दरारी उद्गार। तभी तो यहाँ पे इतने क्षेत्र में फैल गया है। फैलने के कारण जो लावा निकला, लावा निकलने के बाद जो चीजें फैली, उससे आपका ये पठार बना। और आप जानते हैं कि ये जो दरारी उद्भेदन से जो लावा निकलता है, इन लावा से बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये अगर आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आप जानते हैं ये केंद्र है आपका, और यहाँ से लावा निकलता है, और लावा निकलने की प्रक्रिया आपने देखा था, क्योंकि पृथ्वी पूरी तरल टाइप की है, लावा ही है पूरे एक प्रकार का। और जब यहाँ से लावा निकलता है तो ये अगर अंदर ही जम जाए, यहीं पे जम जाए, तो ये कहलाता है आपका क्या, ग्रेनाइट। इसी को हम बोलते हैं आग्नेय सेल, आग्नेय सेल या चट्टान। अब ये उद्गार क्योंकि यहाँ क्यों जम गया, ऊपर कठोर चट्टान पड़ गई होगी तो निकल नहीं पा रहा है बाहर, तो वहीं फैलने लगा। अगर निकलने लगा तो फिर ये यहाँ पे जाके अगर ये कुछ ऐसे फॉर्म में फैल जाए, ऐसे फैल जाए, ठीक है, यू शेप में फैल जाए, तो आप जानते हैं इस वाले क्षेत्र को बोला जाता है आपकी क्या, बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें बोला जाता है, बेसाल्ट फॉर्म में बोला जाता है। ये जो बेसाल्ट फॉर्म में जो लावा बनता है, यही क्या है, काली मिट्टी बनाता है। याद रखना, काली मिट्टी केवल, आई एम यूजिंग द वर्ड ओनली, अगर केवल शब्द की बात कर रहा हूं मैं, तो काली मिट्टी केवल और केवल किससे बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से बनती है, इसके अलावा कहीं से नहीं बनती। तो ये जो चट्टानें बनेगी, इससे बनेगी आपकी काली मिट्टी।
और आप जानते हैं पूरे भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी जो अगर पाई जाती है तो वो आप देखेंगे दक्षिण वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे कृषि किसानी बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छी कृषि होती है। अब ये जो बेसाल्ट चट्टाने हैं, ये बेसाल्ट चट्टानों से ही ये पूरा बना हुआ है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। पर हमने देखा कि इस पूरे दक्षिण वाले क्षेत्र में कहीं पे भी ज्वालामुखी नहीं मिली, ना तो यहाँ पे कोई भूकंप आता है, ना तो यहाँ पे कोई ज्यादा हलचल होती है। अगर ज्वालामुखी वाला क्षेत्र होता तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हिलल होना चाहिए था, भूकंप आना चाहिए थे, परंतु यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे ना तो किसी प्रकार की मृत ज्वालामुखी मिली, ना ही किसी प्रकार की यहाँ पे जीवित ज्वालामुखी मिली, सक्रिय ज्वालामुखी मिली, कुछ नहीं मिला। तो बहुत सारे वैज्ञानिक ये वाली थ्योरी को गलत मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहाँ पे ज्वालामुखी मिलती। फिर दूसरी थ्योरी क्या बताई गई? दूसरी थ्योरी ये बताई गई कि ये जो बेसाल्ट इस फॉर्म में यहाँ पे आके जम गया, फिर क्या हुआ, यहाँ पे नदियां बहने लगी, नदियां बही तो नदियों ने ये पूरी जमीन को काटते गई, ये नदियां बह रही हैं। कुल मिला के ये जो उथला हुआ बेसाल्ट चट्टाने थी ये दिखने लगा। हमने देखा अच्छा यहाँ पे बेसाल्ट चट्टाने भरी हुई, ये बेसाल्ट चट्टाने हुई। समय के साथ ये एक दिन 2-4 दिन की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों साल पुरानी बातें चल रही है। लाखों करोड़ों साल में फिर ये क्या हुआ, नमी पड़ी, धूप पड़ी, ये सारी बातें पड़ी, इसके कारण से इसमें अपरदन होने लगा, इसका अपक्षय होने लगा। अपरदन अपक्षय का मतलब टूटना, बिखरना। नमी होती है कोई भी चीजें, आप देखना अगर मान के चलो कि कोई भी लकड़ी है उसको गीला कर दोगे तो टूटने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लकड़ी या पत्थर किसी को गीला कर दोगे तो टूटने की। नट बोल्ट खोलते हो तुम कौन सी गाड़ी चला रहे थे कल? तुम्हारी स्टोरी बदली है, क्या चला रहे थे? जेसीबी चला रहे थे तुम, बल्कि तुमको जेसीबी चलाते। ये देखो जेसीबी चलाता है। अच्छा, किसी को मारे वाले नहीं ना, ठीक है। तो आप देखोगे कभी भी जब नट बोल्ट आपके खुलते नहीं है गाड़ी घोड़ा के, तो उसमें क्या डालते हैं, पानी डाल देते हैं। पानी डालने से क्या होता है, जो कड़क चीज होती है वो क्या हो जाती है, नमी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे यहाँ पे नमी पड़ी, धूप पड़ी, अब जो चीज सॉफ्ट होगी फिर धूप पड़ेगी एकदम कठोर कड़ी हो जाएगी, तो चिटक जाएगी, चिटकेगी, फिर नमी होगी, फिर चिटकेगी, चुकड़न मुकड़न ये सब होते रहेगा। होने के कारण इसका क्या होने लगा, टूटने लगी। टूटने के कारण हवा पानी के साथ बह बह के इधर उधर फैलने लगी। फैलने के कारण वही जो फैली हुई क्षेत्र है ये कहलाता है आपका काली मिट्टी वाला क्षेत्र। इस प्रकार से काली मिट्टी देखने को मिलेगी। अब कई जगह आप देखेंगे मालवा में तुमको काली मिट्टी मिल जाएगी, परंतु बघेलखंड वाले क्षेत्र में चले जाओगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगी पीली मिट्टी। दंडकारण्य वाले में चले जाओगे तो यहाँ पे मिलेगी तुमको लाल मिट्टी, और ये वाला छोटा नागपुर यहाँ तो पेवरी लाल मिट्टी मिलेगी। तेलंगाना वाले क्षेत्र में यहाँ पे आप जानते हो, यहाँ पे तेलंगाना का पठार भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तमिलनाडु के पठार आपको देखने को मिलेंगे। इस वाले क्षेत्र में भी आपको मिलेगी क्या, यहाँ पे लाल मिट्टी। अब आप बोलोगे कि सर जब आप बोल रहे हो कि बेसाल्ट चट्टानों से केवल काली मिट्टी बनती है तो यहाँ पे लाल पीली कैसे होगी? ये एक्चुअल में है काली ही मिट्टी, बस इसके कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण इसका कलर परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे बनती है। आप जानते हैं जिन क्षेत्रों में खनन ज्यादा होता है, खनन का मतलब उनमें वहां पे क्या होता है, माइनिंग्स होती है। अगर वहां पे खनन माइनिंग्स अगर ज्यादा हो रही तो कुल मिला के वहां पे क्या निकल रहे हैं, ऑक्साइड निकल रहे हैं। ऑक्साइड मतलब धातुएं निकल रही है कुल मिला के। और ऑक्साइड हमेशा धातु बनाने के लिए बड़े उपयोगी होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एक बॉक्साइड होता है। जैसे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए आप, वहां पे हमने एल्यूमिनियम का एक ले लिया बॉक्साइड। बॉक्साइड का क्या फार्मूला होता है, Al2O3 H2O। ये होता है नहीं होता है बॉक्साइड का फार्मूला, ये है बॉक्साइड। मान के चलो हमने इस वाले क्षेत्र से एल्यूमिनियम निकल रहा है बहुत ज्यादा, हमारे हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए था क्या, काली मिट्टी, परंतु यहाँ पे मिल रही है हमको लाल मिट्टी। और हम ये मान रहे हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका डक्कन ट्रेप का क्षेत्र है, तो यहाँ तो काली मिट्टी होना चाहिए था। परंतु ऐसे क्षेत्र जहां पे खनन माइनिंग होती है, जहां से आपके ऑक्साइड निकलते हैं, धातुएं निकलती हैं, तो ऐसे क्षेत्र क्या होते हैं, आर्थिक दृष्टि से बड़े संपन्न होते हैं। जहां पे धातुएं निकलेंगी, एक बात बताओ, ये कोचिंग से अगर सोना निकलना शुरू हो जाए तो ये कोचिंग की कीमत दिन ब दिन रात दुगनी चौगनी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ऐसे ही कोई क्षेत्र जहां से धातुएं निकलती हैं वो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये बॉक्साइड है, जब ये बॉक्साइड आयरन के साथ, क्योंकि आयरन होता है लोहे में, आपने देखा है बेसाल्ट चट्टानों में आयरन होता है, जब ये लोहे के साथ क्रिया करेगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या बना लेगा, लोहे का ऑक्साइड बना लेता है।
Fe2O3 बना देगा। ये कहलाता है आपका लोहे का ऑक्साइड। और जब ये लोहे का ऑक्साइड बनाएगा तो स्वाभाविक सी बात है केमिकल रिएक्शन के कारण इसका कलर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये कलर हो जाता है इसका लाल। है काली ही मिट्टी, लाल मिट्टी अलग से नहीं बनती। काली मिट्टी में जब पानी मिल जाता है उसमें ऑक्साइड बॉक्साइड ऑक्साइड, अगर इसमें ऑक्साइड मिल जाता है या आयरन इनका सबका जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो ये बन जाती है आपकी लाल मिट्टी। ऐसे ही जब ये ऑक्साइड बना आपका Fe2O3, इसमें जब आप और ज्यादा नमी मिलेगी, जैसे बारिश वाले क्षेत्र हो गए, जैसे आप जानते हो लौटते हुए पास जो आपका लौटता हुआ मानसून है, कहां से आता है ये? तमिलनाडु वाले क्षेत्र से आता है लौटता हुआ मानसून। तो ये वाला जो क्षेत्र देख रहा हूं बेटा, यहाँ पे आपको लाल मिट्टी नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी आपको पीली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। पीली मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। पीली मिट्टी से ही लेटेराइट मिट्टी बनती है, क्योंकि पीली मिट्टी में आप जानते हैं जो अयस्क वयस्क होते हैं तो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो बह जाते हैं, और जब बह गए उनकी धातुएं बह गई तो वो बच जाती है आपकी लेटेराइट मिट्टी। अब देखो ये आया, यहाँ की मिट्टी काली थी, रिएक्शन करा, अब ये जो रिएक्शन होगा जो आपका ये ऑक्साइड है इसके साथ फिर जब H2O और रिएक्शन करेगा तो ये कलर बन जाएगा जल योजित ऑक्साइड बन जाएगा और इसका कलर हो जाता है पीली मिट्टी। इसीलिए इसके केमिकल रीजन समझना चाहिए कि लौटते हुए मानसून के कारण जब बारिश वाला ये वाला क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, ये पश्चिमी घाट वाला जो क्षेत्र, सॉरी पूर्वी घाट वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश बड़ी होती है लौटते हुए मानसून के कारण, तो इस वाले क्षेत्र की जो मिट्टी हो जाती है वो क्या हो जाती है? पीली मिट्टी। अब ये वाला क्षेत्र में आप देखोगे तो यहाँ पे कम बारिश है, तो कम बारिश के कारण यहाँ पे ऑक्साइड तो यहाँ पे भी मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे लाल मिट्टी है। ऐसे ही छोटा नागपुर का पठार, आप जानते हैं इसे रूड़ प्रदेश कहा जाता है हमारे यहाँ, रूड़ प्रदेश, रूड़ या रूर बोलते हैं, भारत का रूड़ प्रदेश बोला जाता है इसे। क्यों? क्योंकि संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा खनिज अगर कहीं मिलता है तो वो मिलता है कहाँ पे? छोटे नागपुर के पठार में। सबसे छोटा पठार है, सबसे ज्यादा मिलता है। अब यहाँ पे जब खनिज मिल रहा है, सुनो, खनिज मिल रहा है तो आप जानते हैं जिन क्षेत्रों में खनिज मिलता है वहां पे मिट्टी कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है, इसलिए तो यहाँ पे लाल मिट्टी है ऑक्साइड के कारण। जिन क्षेत्रों में बारिशें ज्यादा होती है, बघेलखंड वाले क्षेत्र में आप देखना बारिश होती नहीं होती, अपने अच्छी खासी बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे जो मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है? पीली हो जाती है। तो जब आप मिट्टियां पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें और भी अच्छे से समझ में आएगी। तो जो आपका दक्षिण का पठार होता है उसमें कुछ इस प्रकार की सिचुएशन होती है, यहाँ पे मिट्टियों की दशाएं भी कुछ इस प्रकार से होती है। हमने यही चीज देखा था कि जब मिट्टियों मतलब बारिश ने या फिर आपकी नदियों ने जो क्षेत्र ये काटा तो यहाँ से आपको बेसाल्ट चट्टानें देखने को मिली, यही टापू के रूप में हमको देखने को मिला। और बेसाल्ट से ही बनती है आपकी काली मिट्टी, और काली मिट्टी से ही बनती है लाल और पीली मिट्टी। अब ये जब फैली तो यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र में आपको अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। ये है उत्पत्ति के दो रीजन। अब देखो बहुत सारे वैज्ञानिक इसको सही मानते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक इसको सही मानते हैं, इसलिए पेपर में ये चीज पूछेंगे ही नहीं, कभी नहीं पूछेंगे, ना मेंस में पूछेंगे ना, हाँ इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं, तब आपको ये दोनों बातें आपको बताना पड़ सकता है कि सर ऐसे ऐसे करके हुआ था। जो थ्योरी ज्यादा मानी जाती है वो कौन सी थ्योरी है? ये वाली थ्योरी ज्यादा नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज तक हमको कोई भी ज्वालामुखी देखने को नहीं मिला है। ऐसे एक उदाहरण आप यहाँ पे दे सकते हो कि सर अगर ऐसा रहता तो लाखों साल पहले आप जानते हैं इंडीज पर्वतमाला में आप एकांकागुआ नाम की एक क्या है वहां पे मृत ज्वालामुखी है, वो दिखती जो है हमें। अगर यहाँ पे ज्वालामुखी होती तो दिखना चाहिए था, भले ही मरी अवस्था में देखना था पर दिखना तो था, पर यहाँ पे कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, दक्षिण के पठार की उत्पत्ति, बस नॉलेज के लिए पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। लिखेंगे इसमें यह क्षेत्र की उत्पत्ति को लेकर बहुत विवाद है। एक तरफ इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से मानी जाती है, एक तरफ इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी की
दरारी उद्भेदन से मानी जाती है, वही दूसरी तरफ इसकी उत्पत्ति बैसाल्ट चट्टानों के अपरदन और अपक्षय से मानी जाती है। अपरदन और अपक्षय से मानी जाती है, ठीक है। जिसमें से मान्यता प्राप्त बेसाल्ट चट्टान के अपरदन और अपक्षय से है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते चलिए, देखते चलिए। अब आपने देखा काली मिट्टी तो है, ध्यान से देखना, काली मिट्टी है, खनिज भी निकल रहे हैं, तो खनिज उत्खनन की दृष्टि से ये वाला जो पठार है क्या है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर हम इसमें देखें तो ये जो दक्षिण का पठार है इसमें जीवाश्म नहीं मिलता, इसमें जीवाश्म नहीं मिलता। जीवाश्म का तात्पर्य क्या होता है? जीवाश्म अब भी भूकंप आ जाए, अब भी भूकंप आ जाए और तुम सब दब जाओ। आज से हजारों साल पहले यहाँ पे अगर खुदाई होगी, यहाँ पेट्रोल डीजल निकलने लगेगा। वो पेट्रोल डीजल हो तो तुम्हारी गाड़ी में पेट्रोल डलता है, वो पता नहीं कौन तुम्हारे बाप दादा के मौसे से बेटा, वो तुमको पता नहीं है। हाँ, तुम यकीन नहीं मानता। तो कुल मिला के लाखों करोड़ों साल से जो आपके डायनासोर, जो जीव जंतु बहुत सारे जो दब गए हैं, तुम्हारे बाप दादा पुरजा उर्जा जितने भी दब गए हैं, वे सब आज क्या बन गए हैं? पेट्रोल बन गए हैं। और पेट्रोल तुम तुम्हारे बाप दादाओं को गाड़ी में डाल डाल के उनको जला रहे हो और धुआं बना बना के साइलेंसर से निकाल रहे हो। तो जो जीवाश्म होता है मतलब जीवों का अंश, जीवों का आश्म जो होता है, कुल मिला के जब वो तरल में बन जाता है तो वो क्या लगता है आपका? क्या? जीवाश्म। जीवाश्म ठोस भी होता है, गैस के रूप में भी होता है, तरल के रूप में भी होता है। तो आमतौर पे इस वाले क्षेत्र में जीवाश्म नहीं मिलती, इसलिए आपने देखा यहाँ पे कहीं पे भी पेट्रोल वेट्रोल की खनन फैक्ट्री यहाँ पे कहीं पे नहीं मिलेगी। दूसरी बात आप देखेंगे जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये पठार जो है आपका खनिज की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, खनिज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि खनिज आप देख रहे हैं कितनी सारी जगह से खनिज निकलने के चांसेस दिख रहे हैं, तो खनिज की दृष्टि से यहाँ पे ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? नीस मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तीसरी बात ध्यान से सुनिए, इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जो नदियां हैं वो कैसी हो गई होंगी? बूढ़ी हो गई होंगी। कुल मिला के क्या हो गई है? वो सब प्रौढ़ हो गई हैं। और दक्षिण क्षेत्र में बहने वाली नदियां किस प्रकार की नदियां होती हैं? अनुवर्ती होती हैं, पूर्ववर्ती होती हैं? अनुवर्ती, क्योंकि इन वाले क्षेत्रों में स्थलों का निर्माण होना क्या हो गया है? बंद हो गया है। तो ये है आपका कुल मिला के इस प्रकार का कुछ आपका क्या दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब इस पठार को जब हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो इसमें आपको 4-5 प्रकार की चट्टानें पढ़ना पड़ता है। जैसे पहली चट्टान आर्कियन क्रम की चट्टान, दूसरी चट्टान आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तीसरी पढ़ेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टान। कडप्पा नहीं है ये, कडप्पा ने बाहुबली क्यों मारा वाला नहीं है, ये कुडप्पा है, आंध्र प्रदेश का जिला है। चौथा आप पढ़ेंगे इसमें विंध्य क्रम की चट्टानें। पांचवी आप पढ़ेंगे इसमें विंध्य हो गया, फिर और कौन सी चट्टानें पढ़ेंगे आप? इसमें डक्कन ट्रैप पढ़ेंगे आप। फिर एक और आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। कुल मिला के 6 क्रम की आपको चट्टानें यहाँ पे मुख्य रूप से पढ़ना होता है। इन्हीं चट्टानों से आपको सवाल पूछने को, सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आप कुछ 1-2 बातें लिख लीजिए फटाफट यहाँ पे, ज्यादा इसमें कुछ नहीं, डिटेल नहीं है, छोटी-छोटी बातें हैं बस। देखिए सबसे पहले दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार को 1-2 बातें लिख लीजिए। देखिए इस पठार का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में, ये काल क्या होते हैं जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा, है ना, वहां पे अच्छे से और समझ आएगा।
प्री कैम्ब्रियन काल में भूपृष्ठ के शीतलन और दृढ़ीकरण से होता है। शीतलन मतलब ठंडा होना, दृढ़ीकरण मतलब जम जाना, कठोर हो जाना। शीतलन और दृढ़ीकरण से होता है। यह भाग कभी भी समुद्र में पूरी तरह नहीं डूबा। यह भाग कभी भी समुद्र में पूरी तरह नहीं डूबा। इस भाग की नदियां प्रौढ़ या वृद्धावस्था में पहुंचकर अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी है। कौन से क्षेत्र का लैंड है ये? अंगारा लैंड का कि गोंडवाना लैंड का? लिख लीजिए, यह क्षेत्र मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस भाग की अधिकांश पर्वत एवं श्रेणियां अवशिष्ट पर्वत की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अवशिष्ट पर्वत की अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अवशिष्ट अवस्था समझते हैं आप क्या होती है? सर मतलब टूट होने वाला है। कुल मिला के खत्म कंडीशन, सीधे बोल सकते हो आप। जैसे आज अपन इतने यंग हैं तो सबको अच्छा है, तभी अच्छी ताकत है। 80 साल में तुम तुम्हारी क्या हो जाओगी? अवशिष्ट अवस्था में पहुंच जाओगे सब, ठीक? कोई काम भी नहीं बचोगे तुम, फिर आप ऐसे बोलोगे, ठीक? जैसे ऐसा रहता है ना। देखो एक बार बताओ, दो व्यक्तियों की शादी हुई, अवशिष्ट अवस्था कैसी रहती? देखो मैंने शादी करा इस व्यक्ति के साथ, अभी यंग है तो सबको अच्छे लग रहे हैं। हम पहुंच गए 90 की उम्र में, मैं 90 में पहुंच गया, ये 96 में पहुंच गई। मैं 6 साल बड़ी है वो लड़की, ठीक? चलो, और एक बात याद रखना बेटा, ऐसे कोई मैटर नहीं करता। ये मैटर तो है नहीं। दूसरी बात एक बात याद रखना, जो लड़के से बड़ी लड़कियां होती हैं उनका घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है। तुम उदाहरण उठा के देख लो, आप जितने बड़े, आप मान के चलो तुमने किसी की शादी कर दी, ये लड़का है 25 साल का, लड़की 18 साल की, अरे ये तो अभी निब्बे में शामिल है ना। इसको शौक है गलत चीजों के, जिसको घूमने का शौक है, ये शौक है। 25 साल की उम्र में एक व्यक्ति थोड़ा मैच्योर हो जाता है, पर ये नहीं हो पाएगी मैच्योर। अब इसको इसकी मम्मी ने, मान लो सास ने अगर कुछ बोल भी दी तो पिलक जाएगी, भड़क जाएगी बहुत जल्दी, कुछ घर पर छोड़ के चले। पर अगर ये 25 की जगह यही लड़की 30 साल की होती और वो 5 साल छोटा होता, और वो 5 साल छोटा होता, इसको संभाल सकती है। इनको संभालना मामूली नहीं है, तुमको पता नहीं है, बहुत दिक्कत वाली बात है। अच्छा इसको छोड़ो, अभी ऐसी शादी हुई, सर बड़ी एज वाला से करना चॉइस है भाई आप लोगों की, मेरा मानना है कि करना चाहिए, ठीक है? और एक चीज और सुनो, बड़ी एज से मेरी बात सुनो, तुमको पता है तुम कितने साल जी सकते हो? मैंने बोला कि 70 साल तक जी सकते हो। मैं एक एवरेज एज मान के चल रहा हूँ, क्योंकि भारत की जो एक है वो 65-70 के बीच की। हमने मान लिया कि 65 साल की उम्र तक अपना जिंदगी खत्म होने वाली, तुम्हारी भी खत्म हो जाएगी 65 में, ठीक है? तुम्हारी भी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी 65, ठीक? किसी का ज्यादा का प्लान है तो देख लेना, बाकी 65 में चले जाना, ठीक है? मैंने मेरे मम्मी पापा को कह के रखा कि जिस दिन 65 की और गला दबा के मारेंगे तुमको, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए,
ठीक। तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि कैसी कपूत औलाद पैदा हो गई है। चलिए देखिए अब क्या हुआ, मैंने अगर किसी लड़की से शादी किया, वो मान चलो 60 में ही आई, 65 में मैं तो मर गया, अब ये बची 5 साल तक। आप सोचो 5 साल तक इसके साथ क्या नहीं हो रहा होगा। देखो एक बात याद रखो, दुनिया में एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ है, और वही मरते दम तक उसका साथ देता है ना। माँ बाप भी देंगे, कोई नहीं देगा, ये बात बिल्कुल सत्य वचन है एकदम। और एक पति के लिए उसकी पत्नी भी अंतिम सांस तक साथ देती है। तुम देखना ऐसे कर, हाँ ये ऐसे जब करती है वो ना, तब भी वो हाथ पैर में तेल लगाना शुरू कर देता है। पहले का बूढ़ा पर हाथ में तेल लगा पता नहीं होता। कुल मिला के आप देखना, अब ये मर जाओगे तुम 5 साल, उसके साथ क्या हो रहा है बेचारे के साथ कोई गारंटी नहीं। पर तुम अगर 60 के अरे लड़के बच्चों को भरोसा मत करो, तुम अगर 60 के थे, वो 65 की थी, इसको तुमने बढ़िया अग्नि वग्नि देके निपटा दी, निपटा दी मतलब चली गई। अब तुम देख लेना अपने हिसाब से, तुम सह लेना दुनिया में। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक। औरत की उम्र हमेशा पुरुष से ज्यादा होती है, ठीक है, और पुरुष हमेशा हार्ट अटैक से इसलिए मरते हैं क्योंकि वो मन में बहुत सारी बातें रखते हैं। औरत के पास कोई बात नहीं, धमा पूरी बात कर लेते हैं, तो बहुत राज हो जाते हैं, 35-40 साल उनके पेट में खतरनाक से फट जाता है, तो अटैक आ जाता है, ऐसा रहता है। सच बता रहा हूं मैं, पुरुषों को अटैक क्यों आता है? इसलिए तो आता है कि वो कोई बातें निकाल नहीं पाते मन में, मन ही मन में गुरुर 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 होते रहते हैं। पर आपको इतना एक्सपीरियंस कैसे? वाली चीजें ये तो तुम समझदारी से काम करते हो, ठीक, ऐसी वाली बात। तो आमतौर पर मेरा ऐसा मानना है ये वाला। अब शादी हो गई, हम देख रहे थे प्रौढ़ अवस्था के बारे में, अभी हम दोनों ही जिंदा हैं मान चलो, मैं 60 में हूँ, वो 65 में है, ठीक। तुम देखना पुरुष जो होते हैं उनकी गर्दन कभी भी जब वो सियाने होते तो होती नहीं होती, ऐसी हिलती है। सच्ची बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। पुरुष की गर्दन ऐसे हिलती है, वाइब्रेशन मोड में जाती है, और महिला गर्दन अरे तुम देख लेना, लग रहा होगा तो सही बात है ना। तुम गांव जाना, गांव में देख लो, हमारी दादी भी ऐसी ही है। ऐसी जैसी होती है। अब उसका रीजन सुनो क्या है। अब एक दिन ऐसा हुआ, मान चलो मैं 60 की उम्र में हूँ, वो 65 की उम्र में है, और एक समय तो इस अवस्था में ऐसा आता है कि बात भी नहीं करते आपस में एक दूसरे से। मैं बाहर बैठा हूँ, वो वहां बैठी, ठीक है, मेरी गर्दन ऐसी ऐसी हो रही, और वो वहां से ऐसे ऐसे कर रही है। तो देखो क्या कह रही हो, एक्चुअल में क्या कह रही हो, आया आया पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो बर्बाद करी, सब बर्बाद कर रही, ऐसा। तो कुल मिला के ये जो स्थिति है, ये क्या है तुम्हारी अवशिष्ट स्थिति, तुम खत्म कंडीशन में हो। चलो ये चलो रे, तुम भी कहां बात निकाल दी। कॉन्सेप्चुअल बात है सर, कॉन्सेप्ट। इस क्षेत्र की ये जो नदियां हैं वो क्या पहुंच चुकी हैं, आजा वाली कंडीशन पे पहुंच चुकी है, ठीक है। ऐसे निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा, हाँ वो भी जब पहुंच जाएंगे अवशिष्ट स्थिति में। अरे उनको छोड़ो, तुम बाहर की हैं, तुम ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन को देख लो, कितने साल का गैप है उनके बीच में, 6 साल का गैप है कि नहीं। उसकी छोड़ो, तुम सुदीप सर की बात देख लो, ठीक है, 5 साल का फर्क हमारे बीच में भी। चलो 5 ही का, ज्यादा भी मत बताओ, सारे से थोड़ी करो। कैसे पता चला तुमको, कहां से पता चला? पता चल गया। चलो 4 का नहीं है रे, 5 का है। 2 4 तुम बताओ 1988 1993 कितने साल का है? 4 5 2 और 3 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक भी बता दे रहा हूँ तुमको, 2 दिसंबर 11 नवंबर इतना तो आजकल सर, आजकल तो मॉडर्न जमाना है। मेरी शादी, हाँ उस दिन आई नहीं, आई थी मायरा बच्ची देखे तो यार, मायरा नाम है बालिका का मेरी। गजब सर, पढ़ाई है सर, चलो ब्याह नहीं हुआ अभी हमारा भी है, अभी हम प्रौढ़ अवस्था में नहीं जाना चाह रहे। चलो सुनिए, अब आगे देखेंगे। तो कुल मिला के हमने ये देखा कि यहाँ की जो नदियां हैं ये कैसी अवस्था में जा चुकी हैं, प्रौढ़ अवस्था में जा चुकी हैं, अवशिष्ट अपनी स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। जो पर्वत सब अवशिष्ट पर्वत बन चुके हैं, खत्म कंडीशन के हो चुके हैं।
अब डालेंगे पैराग्राफ चेंज करके। प्रायद्वीपीय पठार में भारत की संरचना के आधार पर चट्टानों के निम्नलिखित क्रम मिलते हैं। चट्टानों के निम्नलिखित क्रम मिलते हैं। पहले पूरे क्रम लिख लेंगे और इनका क्रम ध्यान रखेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे आर्कियन क्रम की चट्टानें, आर्कियन क्रम की चट्टानें। दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। एक क्रम और रह गया, इसको गोंडवाना क्रम रह गया। धारवाड़ क्रम की चट्टानें। फिर लिखेंगे कुडप्पा क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें। धारवाड़ के बाद कुडप्पा। चौथे में लिखेंगे विंध्य क्रम की चट्टानें। फिर लिखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें। फिर दक्कन ट्रैप। क्वार्टनरी को इसमें मत लिखिए, क्वार्टनरी में थोड़ा अपवाद है, इसको बाद में समझाएंगे अपन, है ना। पहले ये 6 मुख्य रूप से आपके लिए जरूरी है। आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्य क्रम, गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप, ये 6 क्रम की चट्टानें हैं। पेपर में सीक्वेंस में ही लिखना, ऊंचा नीचे नहीं करना, क्योंकि हर किसी का संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ा है। आर्कियन क्रम की चट्टानें बनेंगी। इस आर्कियन क्रम की चट्टानें की जो हवा धूल मिट्टी बह बह के जाएगी उससे बनती है धारवाड़। धारवाड़ से जो बह बह के जाएगी उससे बनती है कुडप्पा। ये तीन तो आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है ना, इसलिए इनको ध्यान रखना। चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले डालिए आर्कियन क्रम की चट्टान। पहली चट्टान कौन सी है? आर्कियन क्रम की चट्टान। ये जो भारत का नक्शा है आपका, ये वाला क्षेत्र अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं तो मैं यहीं पे बनाते जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात करूं तो याद रखेंगे चट्टानों की सीरीज में ये सबसे पुरानी सीरीज है, सबसे पुरानी है। सबसे पहले अगर कोई चट्टानों का क्रम बना था तो ये आर्कियन क्रम की ही चट्टानें बनी थी, तभी तो यहाँ की स्थिति प्रौढ़ स्थिति में जाने लगी। तो सबसे पुरानी स्थिति की चट्टानें हैं ये वाली। इन चट्टानों में आपने देखा कि जब यहाँ पे जीवाश्म नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको जीवाश्म देखने को नहीं मिलेंगे, परंतु आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है खनिज संपदा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन से क्षेत्र में फैली हुई है आप देखेंगे यहाँ पे, ये कर्नाटक हो गया, केरला हो गया आपका, तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया। इन वाले क्षेत्र में, हमारे मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी आर्कियन क्रम की थोड़ी सी चट्टानें देखने को मिलेंगी। झारखंड वाले छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में भी थोड़ी सी चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, राजस्थान का जो दक्षिणी वाला क्षेत्र है, वहां पे भी आपको ये क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है। इसमें 3 प्रकार की चीजें आपको ध्यान से समझना चाहिए। ये तो क्षेत्र है, ये सब समझ जाएंगे आप, परंतु इसमें जो पेपर में आएगा वो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। क्योंकि इन क्रम की चट्टानों में सबसे ज्यादा जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है नीस। नीस एक प्रकार की धातु है, ध्यान रखें। इसी नीस के आधार पे इस क्रम की चट्टानों को 3 और क्रम में बांट दिया गया है। जैसे एक बांट दिया गया है बंगाल नीस, दूसरा बांट दिया आपको बुंदेलखंड नीस, तीसरा बांट दिया आपको इसका नीलगिरी नीस। शायद आप नाम से इनकी लोकेशन भी निकाल पाएंगे। अगर मैं बात करूं बंगाल नीस की, तो जो पश्चिम बंगाल छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ये झारखंड लगा हुआ है। झारखंड का बहुत सारा हिस्सा जो छोटा नागपुर है 4 राज्यों में फैला है। देखो पश्चिम बंगाल, झारखंड, यहाँ पे आपका उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो छोटा नागपुर में शामिल है, ठीक है ना। एक अकेला राज्य नहीं है। कौन कौन से राज्य है इसमें? पश्चिम बंगाल है एक, इसके साथ आपको मिलेगा उड़ीसा, सबसे प्रमुख जो है वो है आपका झारखंड और छत्तीसगढ़।
ये 4 राज्य हैं छोटा नागपुर में। अब जो बंगाल नीस है तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र की ही मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तो छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में मतलब ये वाली जो लोकेशन है यहाँ पे आपको पाया जाएगा क्या, बंगाल नीस। पेपर में ये पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेंगे, क्या पूछेंगे, ये पूछेंगे 3 मार्कर। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, बंगाल नीस। दूसरा देखना है बुंदेलखंड नीस। आपने देखा ये वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के अंदर और छत्तीसगढ़ में आपको, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ क्षेत्र आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको बुंदेलखंड नीस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जुड़ा हुआ है अभी अभी, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। नीलगिरी आप जानते हैं पश्चिम और पूर्वी घाट को जोड़ने वाली जो श्रेणी है वो नीलगिरी पर्वत वाली है, इसलिए वहीं पे मिलेगा। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका कौन सा नीस, नीलगिरी नीस। सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात आपको बता दूं, ये एक ऐसी चट्टान है आर्कियन क्रम की चट्टान है जिसके ये जो 3 नीस आपने देखा है, बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस, नीलगिरी नीस, यहाँ से कुछ कुछ सभ्यता देखने को मिलती है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभ्यता जैसे हड़प्पा घाटी सभ्यता तो आपको देखने को मिला। ये वाले जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो आपको जो खनन वनन देखने को मिल रहा है, तो ये क्षेत्र कहलाते हैं आपके किस प्रकार की, सभ्यता प्राप्त वाले क्षेत्र हैं। यहाँ से आपको कुछ कल्चर की बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, इसलिए ये आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। हटा करके डायग्राम बना लीजिए वाला, और फिर इसके बारे में आपको लिखना है। ये दिख रहा है आपको वहां से, नहीं दिख रहा है, देखो बंगाल नीस, बुंदेलखंड नीस और नीलगिरी नीस। डायग्राम जितने हो सके पेपर में मेंस आंसर राइटिंग को अपने नोट्स में बना लो, और जो नोट्स मैं आपको देने वाला हूँ ज्योग्राफी की, वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो नोट्स आएंगे सब में डायग्राम ज्यादा है, लिखा कम है, डायग्राम ज्यादा है। डायग्राम से बहुत अच्छा समझना है। कौन सी मिट्टी पाई जाएगी इन क्रम की चट्टानों में, काली मिट्टी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाएगी, काली मिट्टी। अब अपवाद के रूप में कहीं लाल काली मिल जाए, लाल पीली मिल जाए तो अलग बात है। चलिए इसमें लिखेंगे फटाफट बुलेट पॉइंट बनाना है, आर्कियन क्रम की चट्टान। ये चट्टानें, सर नीस क्या होता है, नील नहीं, नील अलग चीज होती है, ये नीस एक धातु है एक प्रकार की, ग्रेनाइट का ही। तुम्हारे घर में आप देखना किचन बनता है, किचन का जो प्लेटफॉर्म बनता है, कई घर में देखना ग्रेनाइट पत्थर लगाते हैं, उसी का एक रूपांतरित रूप है नीस। हालांकि नीस का रूपांतरित रूप है ग्रेनाइट जो है ना, वो जो ग्रेनाइट जो है नीस का रूपांतरित रूप है, उसका जो सबसे पहला जो सेक्शन मिलता है वो आपका नीस कहलाता है। थोड़ा सा कुल मिला के मैं आपको ऐसे करके समझाऊं तो जो रेतीले पत्थर होते हैं आप देखना, उसको बीच से तोड़ना एक बार, है ना, तो जो हल्का सा गेरुआ टाइप का, हल्का सा लाल ऑरेंज टाइप का जो दिखता है आपको, दुब्बे दुब्बे टाइप के देखेंगे, वो है एक्चुअल में नीस टाइप का। वो बहुत बड़ी पत्थर है, वो बहुत अच्छा धातु भी मानते हैं उसको। हमारे देश में एक मूवी बनी है अभी अपने यहाँ, पुष्पा नाम की मूवी बनी, देखिए वो पुष्पा नाम की जो मूवी बनी है वो लाल चंदन के ऊपर बनी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पक्का आएगा लाल चंदन के बारे में, क्योंकि वो मुद्दे में था, इसलिए उसकी मूवी बन गई वो। तो लाल चंदन भी जैसे आपने देखा, चंदन तो पीला होता है हल्का सा, परंतु लाल में होता है फिर रक्त चंदन। अभी एक बात और बता रहा हूँ तुमको, एक व्यक्ति के शरीर में सुअर का हार्ट लगा के उसको जिंदा कर दिया गया। अभी कल की न्यूज आपने देखना, यूएसए के डॉक्टरों ने क्या किया है, एक जो सुअर था, उस सुअर में मानव की हरकतें थी, वो मानव जैसा था, मतलब वो सुअर तो था परंतु मानव जैसी हरकतें करता था वो। उस सुअर के हार्ट को उन्होंने ट्रांसप्लांट करके एक ऐसे व्यक्ति को ट्रांसप्लांट कर दिया, बुजुर्ग व्यक्ति में जिसका हार्ट खराब था। ट्रांसप्लांट करने के बाद सोचो वो व्यक्ति जीवित हो गया और मानव जैसी हरकतें भी करने लगा वो व्यक्ति। साइंस तुम जितना सोचते हो ना उतना नहीं है साइंस, सब टूटा टूटा है साइंस। साइंस एक समय आता है और धर्म इन चीजों के सामने क्या होता है, धर्म तो नहीं कहूंगा मैं, परंतु कुछ प्राकृतिक चीजों के सामने क्या हो जाता है, वो घुटने टेके देता है। अब ये हुआ, ऐसे यहाँ पे भी है, नीस में भी। तो नीस में भी आप जो देखेंगे कई प्रकार का ऐसा पत्थर, बड़ा कीमती पत्थर है वो, उससे जो तुम्हारे घर के प्लेटफॉर्म टाइल्स वाइल्स बनती है वो सब इसी से बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, इसमें क्या लिख दिया आपने अभी पहला पॉइंट, ये चट्टानें पृथ्वी में सबसे पहले बनी हुई और सबसे प्राचीन चट्टानें।
इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव है। दूसरा पॉइंट है ये आपका, इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव, अभाव मतलब नहीं है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये चट्टाने रवेदार है। रवेदार समझ रहे हैं? ऐसे रवेदार बन जाता है, रूपांतरित हो रही है, इसलिए ये चट्टाने कैसी हैं? रवेदार हैं। इन चट्टानों में, अगला पॉइंट है, इन चट्टानों में नीस, ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की चट्टानें भी पाई जाती हैं। पहले निकलता है नीस, फिर उसका रूपांतरित वर्जन होता है ग्रेनाइट, फिर ग्रेनाइट को और भी अगर मॉडिफाई कर देंगे तो वो बन जाता है शिष्ट, थोड़ा चमकदार पॉलिश वाले। अगर शिष्ट भी एक प्रकार का हाइलाइट से होता है, हाइलाइट होते हैं। वैसाल्ट का रूप है ना सबसे। बेसाल्ट, बेसाल्ट तो सारे ही हो गए ना, ये तो रूप, तो बेसाल्ट के ही रूप है सारे। ठीक, चलिए आगे देखेंगे अगला, इन चट्टानों का विस्तार। कहां-कहां है देखिए इन चट्टानों का विस्तार? कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। शॉर्ट में लिख लिया करो, तमिलनाडु TN, आंध्र प्रदेश को AP, ऐसे करके आंध्र प्रदेश। उसके बाद लिख लीजिए आप यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छोटा नागपुर का पठार भी लिख लो। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट देख लेंगे इसी में एक भाग और। इन चट्टानों से, मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानों से आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग निर्मित होता है। देखो कितना बड़ा भाग निर्मित हो रहा है, 2/3 भाग लगभग। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग निर्मित होता है। इससे तो नहीं कह रहे। अगला पैराग्राफ चेंज करके और स्टार मार्क करके लिखेंगे, ठीक है ना? स्टार मार्क कर लेना, हैशटैग बना लेना, इंपॉर्टेंट है याद रखना। लिखेंगे इन चट्टानों में 3 पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती हैं। इन चट्टानों में 3 पूर्ण सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती हैं। नाम डाल लीजिए, पहला बंगाल नीस, दूसरा बुंदेलखंड नीस, तीसरा नीलगिरी नीस। इसमें सबसे प्राचीन है बुंदेलखंड नीस, लिख लेंगे इसको भी। इन तीनों में सबसे प्राचीन है बुंदेलखंड नीस। सबसे पहले कौन सा नीस बना होगा? बुंदेलखंड, बंगाल या नीलगिरी? बुंदेलखंड, ठीक है। इनमें बुंदेलखंड नीस सर्वाधिक प्राचीन है, सबसे पुराना है। तो ये थी आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्लियर?
अगली चट्टान जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान क्या है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसको भी मैप के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए जब कभी भी इन चट्टानों को जब आप डिफाइन करोगे ना तो तब बस भारत का नक्शा बना दिया करो, ठीक है। ये है आपका। अगर आप भारत का कर्नाटक वाला क्षेत्र देखें तो जो कर्नाटक वाला जो राज्य फैला हुआ है, कर्नाटक का एक जिला है जिसका नाम है क्या, धारवाड़। इन चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई है वहीं उसी जिले से हुई है, क्योंकि धारवाड़ जिले से हुई है, इस कारण से इस क्रम की चट्टानों का नाम क्या रख दिया गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम रख दिया गया। एक बात और बता दूं, चट्टानों की सीरीज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चट्टान है तो वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान, क्योंकि इन चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज मिलता है, सबसे ज्यादा धातु खनिज मिलते हैं। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, नील, सब प्रकार की चीजें यहां मिलती हैं। इसीलिए आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चट्टान हो गई, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। पेपर में आता है आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी चट्टानें होंगी, पिंड क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, या फिर पूछेगा गोंडवाना लैंड की चट्टान, कौन सी हुई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। इनका विस्तार भी आप देखोगे तो पूरे भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में मिलता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं छोटे छोटे क्षेत्रों में, परंतु मुख्य रूप से इसका जो विस्तार देखने को मिलेगा कहां मिलेगा, कर्नाटक। इस प्रकार की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखें, इस वाले क्षेत्र में आप जानते हैं गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक पर्वतमाला पढ़े थे हमने, कौन सी थी वो पर्वतमाला, आरावली पर्वतमाला। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन रही थी उसी समय आरावली पर्वतमाला भी क्या हो रही थी, अपने अस्तित्व में आ रही थी। एक बार राजस्थान पीसीएस में और यूपी पीसीएस में सवाल आया था, दोनों भी, अपने मध्य प्रदेश में नहीं पर अलग अलग आया। आरावली पर्वतमाला किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है? कुल मिलाकर वो ये पूछना चाह रहा था कि कौन से क्रम की चट्टानें हैं जो बन रही थी उसी समय आरावली पर्वत का निर्माण भी चल रहा था। तो कौन से क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानें बन रही थी उसी समय ये वलितकार का मोड़दार जो आपको पर्वत दिखता है ये कहलाता है आरावली पर्वत, इसका निर्माण प्रक्रिया चली थी, ठीक है। तो ये कुछ इसकी बातें हैं, लिख लीजिए इसको। डायग्राम बनाने वाले छोटा सा एक और इस पे लिखेंगे अच्छा ये बनी कैसे है, देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, और आर्कियन क्रम की चट्टानें आप जानते हो कि बड़ी प्राचीन चट्टानें। समय के साथ क्या होगा, हवा तूफान धूप मिट्टी आएगी तो उसके पूरे कण उड़ते उड़ते जाएंगे, टूट टूट के बिखरेंगे, टूट टूट के जहां जहां वो कण इकट्ठे हो रहे हैं, अब वो दुनिया में कहीं पे भी जाके इकट्ठे हो, जहां जहां इकट्ठे हो रहे हैं वो जा जाके इकट्ठे होते गए तो वो बन गया आपका क्या, चट्टान टाइप बन गया। वो चट्टान जिसमें मटेरियल किसका है, आर्कियन क्रम की चट्टानों का है, ऐसी चट्टानें कहलाती हैं आपकी कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। क्योंकि सबसे ज्यादा इनका विस्तार कर्नाटक के धारवाड़ जिले में है, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको, धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है। तो अब सुनिए, पहली वाली जो चट्टान थी वो रवेदार थी, अब रवा रवा उड़ उड़ के जा रहा है और लेयर में जाके बिछ रहा है। चीजों को समझना है, याद नहीं करना है। रवे रवे उड़ उड़ के गए, यहां आके ऐसे करके बिछते गए, फिर इसके ऊपर बिछा, फिर इसके ऊपर बिछा, फिर इसके ऊपर, अरे क्या बन गई ये, परत बन गई, बन गई, लेयर बन गई, बन गई। कैसी चट्टानें होंगी, रवेदार की परतदार चट्टानें होंगी, ठीक है। चलो देखो इसके अंदर इस क्रम की चट्टानों का निर्माण
आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से हुआ है। या उसके निक्षेपण से बनी है, जैसा ये चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। ये चट्टानें परतदार चट्टानें होती हैं। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ जिलों से हुआ है। धारवाड़ जिले में भी अगर और अंदर जाओगे तो बेलारी और शिमोगा नाम का क्षेत्र है, बेलारी और शिमोगा, वहां पे मिलती है। ठीक है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, मतलब जीवाश्म का अभाव होगा। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इन चट्टानों में देश की लगभग सभी धातुएं, इन चट्टानों में देश की लगभग सभी धातुएं, तो चार का नाम भी देखो, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, सब मिलता है। मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता, इन्हीं चट्टानों से मिलता है। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट लिखिए, इन्हीं चट्टानों से सर्वाधिक खनिज संगमरमर, संगमरमर भी मिलता है यहाँ, गार्नेट, गार्नेट समझते हो, बताओ मतलब, एस्बेस्टस, तुम जो कुकर पकड़ते हो, कुकर, उसके ऊपर वाला, उसमें ऊपर काला काला जिसमें गर्म नहीं लगता तुमको, क्या है वो? एस्बेस्टस है वो, पिघलता नहीं है, कठोर होता है और ठंडा रहता है। अपने घर में लगता है छाबुआ साइड, गार्नेट, अपने का छाबुआ साइड है सर ये। हाँ, एस्बेस्टस हो गया, सीसा, अभ्रक, कोबाल्ट, ये सब खनिज पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ था। तुम्हें पता है पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत, ठीक है ना। धारवाड़ काल में ही अरावली पर्वत का निर्माण
यह है चट्टानें, लिख लीजिए कहाँ कहाँ पाई जाती है। कर्नाटक, अरावली श्रेणियां, जहां अरावली पर्वत वहां पर पाई जाएंगी। छोटा नागपुर में भी मिलती है इसकी कुछ कुछ चांस।